तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKTI में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ITI इलेक्ट्रीशियन का जो निम्न असाइनमेंट क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2024 में आगामी आपका एग्ज़ाम जो 2024 में होगा ITI का, या जो जिसका भी बैक लगा हुआ है दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए यह क्वेश्चन सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें अपने मित्र में, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मोटिवेशन लाइन के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों के मन की नहीं, अपने मन की सुनो। ठीक है, तो चलिए इस चंद लाइन के साथ आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। ये जो सेफ्टी साइन दिया गया है इसका नाम क्या है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। पहला चेतावनी चिन्ह, दूसरा है आपका मैंडेटरी यानी आवश्यक चिन्ह, तीसरा है निषेधात्मक चिन्ह, चौथा है सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चार ऑप्शन है आपके सामने, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन साइन। यह जो आपका फिगर दिखाया गया है वह आपका इंफॉर्मेशन साइन है। दोस्तों, इंफॉर्मेशन साइन या फिर चेतावनी साइन यह सब होता क्यों है, तो देखिए, जब भी आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें संभावित खतरे के बारे में चेतावनी देता है। ये सभी जो इंफॉर्मेशन साइन होता है, जो खतरा होने वाला है, संभावित होने वाला है, उसके बारे में चेताता है और हमें इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बात करें सेफ्टी साइन का, सुरक्षा चिन्ह का, तो यह आपका चार प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, देखिए, पहला जो होता है निषेध, यानी कि पहला निषेधात्मक चिन्ह होता है, और दूसरा बात करें तो चेतावनी साइन होता है, तीसरा मैंडेटरी आवश्यक साइन होता है, और चौथा क्या होता है, इंफॉर्मेशन साइन होता है। तो दोस्तों, बात करें वार्निंग साइन, तो वार्निंग साइन जो होता है इसका जो आकृति होती है त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, तो इसका फैक्ट भी आप एग्जाम में याद करके जरूर जाएंगे। तो ये जो चेतावनी होता है इसका आकृति पूछ लेगा आपसे, तो आकृति आप बताएंगे त्रिभुजाकार होता है। और इसका बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि इसका जो होता है यह पीले रंग की होती है। पृष्ठभूमि कैसा होता है, पीले रंग का होता है, और इस पे जो संकेत बनता है वह काला बनता है। ठीक है, वह काला बनता है, संकेत इसका काला बनता है। तो चेतावनी साइन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बिजली के झटके से जोखिम के लिए, जैसे जहाँ बिजली का झटका लगने वाला है वहाँ सचेत करता है हमें। ठीक है, या फिर कोरोसिव पदार्थ के लिए या विस्फोट वाली जगह जोखिम के लिए, तो हमें वहाँ पे चेतावनी देता है, चेताता है। ठीक है, दूसरा बात करें मैंडेटरी, यानी मैंडेटरी मतलब आवश्यक। तो आवश्यक क्या होता है दोस्तों, देखिए, आवश्यक मतलब कि आपको कोई काम करने से पहले इसे ज़रूर हाथ में लगाना है या फिर लगा के काम करना है। जैसे हेलमेट वगैरह होता है, हेलमेट लगा के काम किया जाता है इंडस्ट्री में, या फिर नाक में मास्क लगा के काम किया जाता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें इसका जो आकृति होता है गोलाकार होता है। ठीक है, और इसका जो आकृति गोलाकार होता है, और इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो कैसी होती है, सफ़ेद रंग की होती है। ठीक है, पृष्ठभूमि जो है सफ़ेद रंग की होती है, और नीली पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की होती है। ये जो इसकी पृष्ठभूमि होती है वह नीली होती है ना। पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड नीली होती है, और इस पे जो फिगर बनता है वह सफ़ेद बनता है। इसको याद रखेंगे, इसकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इस पे फिगर जो बनता है वह सफ़ेद बनता है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे वहाँ पे जैसे सुरक्षा हार्नेस बेल्ट वगैरह प्रयोग पहन कर अपना बिजली का काम करते हैं ना, तो वहाँ पे इस संकेत का प्रयोग करते हैं। या फिर हाथ में ग्लव्स वगैरह जब पहनते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आवश्यक चिन्ह। तीसरा होता है निषेधात्मक। निषेधात्मक का मतलब प्रोहिबिटिव साइन।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी साइन। इसका जो बात करें आकृति का, तो यह भी गोलाकार होता है और गोलाकार लेते हुए लाल रंग की आकृति होती है इसकी, और इस पर क्रॉस रहता है, वो भी लाल का रहता है, लाल रंग का रहता है। ठीक है, इसकी बात करें जो पृष्ठभूमि होती है वह बैकग्राउंड जो होती है कैसी होती है, सफ़ेद होती है। बैकग्राउंड की बात करें तो इसकी बैकग्राउंड सफ़ेद होती है और इस पे जो फिगर बनता है, ठीक है, फिगर काला बनाया जाता है। तो आप देखते होंगे कहीं पे जो तम्बाकू वगैरह का प्रयोग किया जाता है, तो तम्बाकू वाले जो पैकेट होता है इस पे इस फिगर का बना होता है, या फिर कहीं आग ना जलाना है तो वहाँ पे इस फिगर का हम बनाते हैं, फिगर को बना के सज्जित करते हैं, तो वो निषेधात्मक चिन्ह हो जाता है। और इन्फॉर्मेशन का तो आप देख ही रहे हैं, इसका जो आकृति होता है ये कैसा होता है, वर्गाकार। वर्गाकार लिए इसकी बैकग्राउंड जो होता है ग्रीन होता है, हरा बैकग्राउंड होता है, और जो इस पे जो आकृति बनती है वह सफ़ेद रंग की बनती है। ठीक है, जैसे प्लस का निशान जैसा होता है, इस फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप चारों के बारे में याद रख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछ सकता है। तो इसका पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सूचनात्मक चिन्ह हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा हमारा है, व्हाट इज द समथिंग एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर, यानी अग्नि का शमन क्या होता है। अग्नि का शमन मतलब अग्नि का बुझाना। ठीक है, शमन मतलब बुझाना। तो पहला ऑप्शन दिया है अग्नि में ईंधन मिलाना, दूसरा अग्नि से ईंधन अलग करना, तीसरा है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, चौथा है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अग्नि होती है यानी आग होती है, आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति से हटाना। ठीक है, देखिए आग जलने के लिए तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। क्या क्या होता है, पहला ईंधन होना बहुत ज़रूरी होता है, दूसरा जो है दूसरा आपका ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, और तीसरा ऊष्मा का रहना जरूरी होता है। तो इन तीन चीज़ का रहना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आग लग सकती है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई अब्सेंट कर देंगे तो आग हमारी बुझ जाएगी। तो क्या करते हैं, प्रायः आग को बुझाने के लिए उससे हम ऑक्सीजन को हटाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। अगर ऑक्सीजन को नेगलेक्ट कर देंगे तो आग हमारी बुझ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है हमारा, विच इज द फिजिकल हैजर्ड, यानी निम्न में से भौतिक हानि क्या है। चार ऑप्शन दिया है, पहला धूम्रपान, दूसरा कंपन, तीसरा क्षरण, चौथा रेडियो सक्रियता। तो दोस्तों देखिए भौतिक जो होती है, भौतिक हानि क्या है, कंपन, वाइब्रेट करेगा तो ये हमारी भौतिक हानि है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला हमारा, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम है, यानी जो फायर एक्सटिंग्विशन होता है उसको हम कैसे प्रयोग करें, उसका सिस्टमेटिक तरीका क्या होना चाहिए। पहला पुल, दूसरा एम, तीसरा क्विक स्वीप, यानी कि खींचेंगे, पहले खींचेंगे फिर निशान लगाएंगे, फिर दबाव माने प्रेशर करेंगे, फिर घुमाएंगे, यह होता है मेथड। या दूसरा होता है पहले खींचेंगे फिर निशान लगाएंगे फिर घुमाएंगे फिर दबाएंगे, या तीसरा पहले ढकेलेंगे फिर व्यवस्थित करेंगे फिर दबाव करेंगे फिर घुमाएंगे, चौथा है पहले ढकेलेंगे फिर व्यवस्थित करेंगे फिर घुमाएंगे फिर अनुक्रम यानी सीक्वेंस से हम रखेंगे। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो फायर एक्सटिंग्विशन होता है, जो अग्निशामक यंत्र होता है, उसको क्या करेंगे, पहले हम खींचते हैं। ठीक है, पुल करते हैं, खींचते हैं, फिर निशान लगाते हैं एम, यानी फिर उसके बाद निशान लगाते हैं जहाँ आग लगी है। ठीक है, उसके बाद दबाव, उस पर हम पिन को निकाल के दबाव डालते हैं, दबाव डालने के बाद देन हम घुमाने लगते हैं, उसे स्वीप करते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखेंगे इसे।
प्रश्न अगला है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो दोस्तों 5S क्या होता है? देखिए 5S इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई भी जो मटेरियल होता है उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है, यह 5S होता है। 5S में S 5 बार आता है, ठीक है। तो यह एक जापानी शब्द होता है, ठीक है। तो इसका देखिए पहला क्या होता है, सॉर्ट होता है। सॉर्ट का मतलब छटनी होता है। दूसरा जो होता है सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर होता है, यानी क्रम निर्धारण, क्रम निर्धारण होता है। तीसरा जो होता है वह होता है साइन, साइन माने चमकाना होता है, ठीक है। चौथा जो क्रम होता है, चौथा क्रम में क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानवीकरण, मानवीकरण। और पांचवा जो स्टेप होता है वह सुस्टेन होता है। क्या होता है, सुस्टेन मतलब कायम रखना। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आपका स्टैंडर्डाइजेशन पूछा है, तो यह कौन सा चरण होता है, तो यह चौथा चरण होता है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं चौथे में स्टैंडर्डाइजेशन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टेप 4, यानी चतुर्थ भाग में आपका स्टैंडर्डाइजेशन है। तो यह आपसे पूछ सकता है। ऐसे जापानी में अगर पूछेगा तो जापानी में पहला होता है सेरी, दूसरा होता है सीटोन, तीसरा होता है सेसु होता है, चौथा होता है सीसेक्टू होता है, और पांचवा जो होता है सीसुक्ते होता है, सीसुक्ते होता है। तो ज़्यादातर इंग्लिश शब्द पूछता है, तो इंग्लिश में आपका बता चुके हैं। जो पहला होता है शॉर्ट होता है, दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा होता है शाइन, और चौथा होता है स्टैंडर्डाइजेशन, और पांचवा होता है आपका सुस्टेन होता है। तो ये सब पांचों को आप लिख लेंगे 5S में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हर बार एग्जाम में, ITI के एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला बोला, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? पहला फ्लैट नोज प्लायर का, दूसरा लॉन्ग नोज प्लायर का, तीसरा राउंड नोज प्लायर, चौथा डायगोनल कटर प्लायर। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका राउंड नोज प्लायर जो होता है वह तार के हुक और लूप बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, राउंड नोज प्लायर। तो बात करें प्लायर क्या होता है दोस्तों, तो देखिए प्लायर जो होता है वह इलेक्ट्रिकल एंड हैंड टूल होता है, जो प्रायः तारों को जोड़ने और मोड़ने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह कास्ट स्टील से बनाया होता है, यह जो है कास्ट स्टील से बना होता है। तो यह प्रायः जो है अलग अलग प्रकार के अलग अलग यूजेज के हिसाब से होते हैं, जैसे फ्लैट नोज प्लायर यह भी होता है, लॉन्ग नोज प्लायर होता है, डायगोनल कटर प्लायर होता है, और राउंड नोज प्लायर होता है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। तो जो फ्लैट नोज प्लायर होता है, तो इसका जो प्रयोग जो होता है वह आगे की तरफ चपटा हुआ इसका होता है मुंह। तो इसका जो प्रयोग होता है वह पतली सीट के मेटल को स्ट्रिप बेडिंग और फोर्जिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। बात करें लॉन्ग नोज प्लायर, तो लॉन्ग नोज प्लायर दोस्तों जो होता है जहां हमारी उंगलियां नहीं जा सके, संकीर्ण जगह है, वहां पे जो है इसका प्रयोग विशेष रूप से छोटे भागों वाले, जो छोटे भाग के क्षेत्र हैं वहाँ पे पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है लॉन्ग नोज प्लायर का, ठीक है। और जो डायगोनल प्लायर होता है, तो डायगोनल प्लायर इसका जो प्रयोग होता है, जो डायगोनल होता है वह कम व्यास वाले तारों को केबल को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हिंदी में जो है विकर्ण कटर प्लायर कहते हैं। डायगोनल कटर प्लायर को विकर्ण कटर प्लायर कहते हैं। इसका प्रयोग कम व्यास वाले तारों को केबल को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डायगोनल कटर प्लायर को, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये चारों प्रकार का जो प्लायर होते हैं अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अब ये कुछ जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का प्रयोग हुक, तार के हुक और लूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला हमारा है, पिंसर क्या
पिंसर का उपयोग क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। तो दोस्तों फिगर में आप देख सकते हैं जो पिंसर होता है वह इसका प्रयोग क्या होता है, कहाँ पे किया जाता है, मेनली लकड़ी में से पील तथा कील को निकालने के लिए किया जाता है। जो पिंसर होता है वह लकड़ी में जो कील होता है, कील धंसा होता है, उसको निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लकड़ी में से पील तथा कील को निकालना पिंसल का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न अगला है हमारा, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग कैसा होता है, यानी व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिस कैटेगरी। तो दोस्तों अभी हम जो पहला क्वेश्चन था उसमें हम रिलेटेड बताए थे, जो बैकग्राउंड कलर वार्निंग साइन का होता है वह कैसा होता है, वह पीला रंग का होता है, ठीक है, पीला रंग का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पीले रंग का होता है। वहीं बात करें ब्लू, तो ब्लू किसका था, वह मैंडेटरी का था, यानी आवश्यक चिन्ह का नीले रंग का था, ठीक है। सफ़ेद किसका था, तो सफ़ेद किसका था आपका निषेधात्मक चिन्ह का था। वहीं पे जो ग्रीन था वह ग्रीन किसका था, इंफॉर्मेशन साइन का था, जो सूचनात्मक चिन्ह होता है उसका था। और जो पीला रंग का था वह था आपका वार्निंग साइन का था, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला हमारा, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, हेलोन प्रकार, झाग, गैस कारतूस और या संग्रहित दबाव का। तो दोस्तों मेनली जो विद्युत उपकरण में लगी आग होती है उसको हम हेलोन प्रकार के अग्निशामक से बुझाते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो हेलोन होता है या CTC होता है या CO2 होता है या साल्ट यानी बालू होता है, ये सब से जो है श्रेणी प्रकार में जो बिजली से आग लगती है उसमें हम इसको बुझाते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला हमारा, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। पहला है पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, दूसरा खाद डालना, कंपोजिशन, तीसरा है इंसिनरेशन, भस्मीकरण, चौथा है वेस्ट कंपोजिशन, अवशिष्ट संघनन। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भस्मीकरण होता है वह अवशिष्ट निपटान विधि है जो गर्मी पैदा करती है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भस्मीकरण। प्रश्न अगला हमारा, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, का उपयोग किया जाता है, एप्रॉन का, गोजल्स का यानी चश्मा का, कान कवच का, चौथा है नाक कवच का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो नाक कवच होता है वह धुएं से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा PPE का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न अगला हमारा, BIS का पूरा नाम है, ठीक है, ये पूरा नाम पूर्ण रूप मतलब BIS का फुल फॉर्म पूछा है। तो दोस्तों जो BIS होता है, BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। जो BIS होता है उसका पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे एग्जाम में जो प्राथमिक सुरक्षा होता है, प्राथमिक सुरक्षा में ABC के बारे में पूछ देता है कि ABC के क्या तात्पर्य होता है प्राथमिक सुरक्षा के दृष्टि से। तो ए का मतलब जो होता है एयरवे होता है, एयरवे होता है। बी का मतलब जो होता है ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग यानी सांस लेना होता है, एयरवे ब्रीदिंग। और सी का मतलब जो होता है वह सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन होता है। तो ABC का भी फुल फॉर्म पूछ देता है। ABC का मतलब क्या होता है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो BIS का फुल फॉर्म पूछा था तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। प्रश्न अगला हमारा, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। पहला विंच का, दूसरा है
क्रेन और स्लिक का, तीसरा लेयर और रोलर का, चौथा है मशीन चलित प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारी भार उठाना होता है उसके लिए क्रेन और स्लिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रेन एंड स्लिंग्स का प्रयोग करते हैं। प्रश्न अगला हमारा, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है? यानी व्हाट इज द स्टार्विंग एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है? पहला है अग्नि में ईंधन मिलाना, दूसरा अग्नि से ईंधन अलग करना, तीसरा है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, चौथा है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो दोस्तों जो स्टार्विंग होता है, स्टार्विंग जो होता है वह मेनली क्या होता है? अग्नि से ईंधन अलग करना होता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, जल का उपयोग करके तापमान कम करना होता है। ठीक है, जो स्टार्विंग होता है वह रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यानी जल का उपयोग करके तापमान कम करना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला हमारा, देखिए ये फिगर देखते ही आप आंसर इसको कर दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट यह फिगर देगा, आपसे 4 ऑप्शन पूछ लेगा। जो पीपी दिया है इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, इस पीपी का नाम बताना है। पहला है आपका नॉक मास्क, दूसरा सर का कवच, तीसरा चेहरे का कवच, चौथा है हैंड स्क्रीन यानी हाथ का कवच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यह हाथ का कवच होता है, हैंड स्क्रीन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पीपी आपके सामने जैसे स्क्रीन पे आएगा एग्जाम हॉल में, तो आप राइट आंसर ऑप्शन डी को लगा देंगे, हैंड स्क्रीन को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? कौन है? पहला जमीन से भरना है, दूसरा पुनर्चक्रण है, तीसरा भस्मीकरण है, चौथा खाद डालना। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो पुनर्चक्रण होता है, रिसाइकलिंग होता है। रिसाइकलिंग में बहुत सारी ऊर्जा हमारी बचती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रिसाइकलिंग। प्रश्न अगला हमारा, किस पद्धति की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? ठीक है, पहला साइफर विधि, दूसरा माउथ टू माउथ मेथड, तीसरा मुंह से नाक विधि, चौथा नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नेल्सन विधि। ठीक है, नेल्सन विधि हो जाएगा। तो बात करें जो कृत्रिम श्वसन विधि होती है वह होती क्या है? ठीक है, तो दोस्तों कृत्रिम श्वास विधियां जो होती हैं वह यदि किसी पीड़ित व्यक्ति को सांस नहीं लिया जा रहा है तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम? कृत्रिम श्वास विधियां उस व्यक्ति को देते हैं। ठीक है, यह आपका पहला जैसे होता है साइफर विधि होता है, साइफर विधि होता है। दूसरा जो होता है सिल्वेस्टर विधि होता है, सिल्वेस्टर। तीसरा जो होता है आपका लाबोर्ड विधि होता है, लाबोर्ड विधि होता है। और चौथा जो होता है कृत्रिम श्वास विधि होता है। ठीक है, और उसके बाद भी आपका नेल्सन विधि होता है। तो इस प्रकार ये सभी विधियां होती हैं जिससे हम कृत्रिम श्वास प्रोवाइड कराते हैं, जो फेंटेड है या जो व्यक्ति को चोट लग गई है, सांस नहीं लिया जा रहा है। तो उसमें जो दोस्तों होता है पहला जो साइफर विधि होता है, तो साइफर विधि क्या होता है? जब पीड़ित जो होता है, जब पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हो, यानी बैक बोन यानी पीठ पे जब छाले पड़े हो तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का? साइफर विधि का। तो फिगर में आप देख सकते हैं साइफर विधि द्वारा जो पीठ पर जब छाले पड़े हैं तो उस प्रकार क्या करते हैं हम? छाती के बगल उसको हम लिटा देते हैं। तो यह साइफर विधि होती है।
और दूसरी जो होती है सिल्वेस्टर विधि। तो सिल्वेस्टर विधि जो होती है, सिल्वेस्टर विधि में जब पीड़ित को सीने पर छाले पड़े हो, ठीक है, जब पीड़ित व्यक्ति को सीने पर छाले पड़े हो तो उसे क्या करते हैं, हम पीठ के बगल लिटा देते हैं और कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया अपनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो होता है तीसरा लाबोर्ड विधि। तो लाबोर्ड विधि में हम सीधे उसे हवा भरकर आगे की तरफ उसका मतलब मुंह में हवा भरकर कृत्रिम श्वास का प्रक्रिया सांस देने की प्रक्रिया को करते हैं। उसके बाद होता है मुंह से मुंह विधि होता है। यह भी एक प्रकार का होता है। सबसे इजी जो यह होता है, यह मुंह से मुंह विधि होता है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर क्या करते हैं, हम कपड़ा, साफ कपड़ा रखकर उसके मुंह में फूंक लगाते हैं। तो यह भी एक प्रकार की वो विधि होती है। उसके बाद मुंह से नाक विधि। तो मुंह से नाक भी एक प्रकार की विधि है, जो अपने मुंह से पीड़ित व्यक्ति के नाक में हम हवा भरते हैं, कृत्रिम श्वास देते हैं। तो इस प्रकार ये सब विधियाँ होती हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये सब ITI के एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस सब को ज़रूर आप पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा है, जब जिसकी छाती और पेट में चोट लगा हो तो वह होता है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न अगला देखते हैं। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? पहला विद्युतीय नुकसान के चलते, दूसरा जैविक नुकसान, तीसरा शारीरिक खतरा, चौथा मानसिक नुकसान। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो जैविक नुकसान होता है, जैविक नुकसान के कारण हम व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, इस औजार का क्या नाम है? यह औजार दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? पहला है गर्म पदार्थों को पकड़ना, दूसरा तारों को काटना और मोड़ना, तीसरा लकड़ी से कील निकालना, चौथा जो है बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो दोस्तों यह जो फिगर दिखाया गया है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो लकड़ी से कील निकालना, ठीक है, लकड़ी से कील निकालना। यह जो औजार दिखाया गया है वह लकड़ी से कील निकालना। तो इसे कहते क्या है? इसका नाम पिंसर होता है। पिंसर होता है। पिंसर के क्या होता है इसका कार्य? लकड़ी से कील को निकालना होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न अगला है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे बचाएंगे? पहला रीढ़ की हड्डियों में दर्द से, दूसरा मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, तीसरा पेट में अधिक सूजन हो जाएगी, चौथा होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों दिल के दौरे से जो व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, होंठ के चारों ओर नीला रंग का हो जाना। होंठ के चारों ओर नीले रंग का हो जाता है दिल का दौरा जब व्यक्ति को पड़ता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इस औजार का क्या नाम है? यह औजार दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों यह औजार का नाम जो है डायगोनल कटिंग प्लायर होता है, ठीक है, डायगोनल कटिंग प्लायर होता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस औजार का फिगर आप जरूर अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, याद कर लेंगे। यह डायगोनल कटिंग प्लायर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो व्यास, छोटे जो व्यास होता है, केबल का व्यास, वायर का व्यास होता है, उसको काटने और छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? यह सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? पहला है चेतावनी चिन्ह, दूसरा आवश्यक चिन्ह, तीसरा निषेधात्मक चिन्ह, चौथा सूचनात्मक चिन्ह। तो देखिए ये हथेली ग्लव्स पहना हुआ है, तो ग्लव्स हम बताए थे किस में था? इन्फॉर्मेशन साइन में था, ठीक है। सूचनात्मक चिन्ह में क्या है? आपको सूचना देता है कि आप ग्लव्स पहनिए, बेल्ट लगा के अपना बिजली को पोल पे चढ़िए। ये सब काम मतलब इन्फॉर्म करता है, ठीक है। इसका बात करें, जो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड नीले रंग की होती है, इस पे जो आकृति बनती है सफ़ेद रंग की आकृति बनती है, ठीक है। और यह गोलाकार आकृति में होती है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने
के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? पहला दिया है मलहम लगाना, दूसरा चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, तीसरा चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चौथा है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। जो चोट लगे हुए भाग पर पहले हम दबाव डालेंगे, अगर दबाव डालेंगे तभी क्या होगा, ब्लड रुक जाएगा, नहीं तो दबाव नहीं डालेंगे तो ब्लड हमारा बहता रहेगा और काफ़ी ब्लड गिर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक जो उपचार करना चाहिए, अगर पीड़ित को रक्त बहाव हो रहा है तो हमें सबसे पहले उस वाली जगह जहाँ रक्त बह रहा है उसको दबाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला हम देख लेते हैं। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? ठीक है, संपर्क में है तो क्या करना चाहिए? पहला हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे, दूसरा अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे, तीसरा किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाए, या चौथा संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद कर दे। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति अगर बिजली के संपर्क में है तो उसे क्या करेंगे, संयोजन को पहले अलग कर देंगे, जहाँ से संयोजन है कनेक्शन है उसको अलग कर देंगे, देन क्या करेंगे, आपूर्ति को शट डाउन कर देंगे, यानी आपूर्ति को हम बंद कर देंगे। यह हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इस संकेत चिन्ह का क्या मतलब है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉर्डिनलिटी साइन? ये जो फिगर दिखाया गया है यह क्या दर्शाता है? पहला है स्कूल, दूसरा गार्डेड, तीसरा अनगार्डेड, चौथा है पैदल क्रॉसिंग। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार जो दिखाया जाता है यह पैदल क्रॉसिंग के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, पैदल क्रॉसिंग के लिए दिखाया जाता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, सिर में पीड़ित को चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा, यह भी इम्पोर्टेंट है। स्वर्णिम जो घंटा होता है इंग्लिश में गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर होता है जो पहले 30 मिनट तक होता है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्वर्णिम घंटा होता है दोस्तों वह पहले 30 मिनट तक होता है। अगर वह व्यक्ति मर रहा है तो पहले 30 मिनट तक क्या करेंगे, उसको हम हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। तो पहले 30 मिनट तक उसका जो है फर्स्ट 30 मिनट तक वह स्वर्णिम घंटा होता है, गोल्डन आवर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पीड़ित की कोमा की कौन सी स्थिति कोमा कहा जाता है? ठीक है, पहला बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, दूसरा बेहोश में रहना और बुलाने पर उत्तर न देना, तीसरा सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, या चौथा है पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो पूरी तरह संवेदनहीन होना, ठीक है, और बुलाने पर उत्तर न देना, यह कोमा में व्यक्ति जब चला जाता है तब उसके साथ यह प्रक्रिया होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों लेक्चर जो लेसन 1 था सेफ्टी एंड हेल्थ में, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट यह सब क्वेश्चन थे जो आप देखकर जरूर एग्जाम हॉल में जाइएगा इसे। और बात करें जो टाइप ऑफ जो फायर होता है, आग होता है, वह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए टाइप ए होता है, पहला टाइप ए होता है, दूसरा टाइप बी होता है, तीसरा टाइप सी प्रकार की आग होती है, चौथा टाइप डी प्रकार की आग होती है। ठीक है, टाइप ए प्रकार की आग में दोस्तों लकड़ी, कोयला या आपका जो सूती कपड़ा वगैरह है, ये सब में जो आग लगती है तो टाइप ए की कैटेगरी में आती है। इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, बालू का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है टाइप बी प्रकार की आग। तो टाइप बी प्रकार की आग मेनली जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल ये सब में आग जो लगता है तो वो टाइप बी कैटेगरी में आग आती है। इसको हम बुझाने के लिए फोम टाइप जो एक्सटिंग्विशन होता है, अग्निशामक यंत्र होता है, उसका प्रयोग करते हैं।
तीसरा बात करें टाइप सी प्रकार की आग जो होती है वह एलपीजी गैस में लगी आग जो होती है उसमें लगी आग को के अंतर्गत आती है। इसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और चौथा जो होती है वह इम्पोर्टेंट होती है टाइप डी प्रकार की आग। जो टाइप डी प्रकार की आग होती है वह मेनली बिजली से लगी आग को के अंतर्गत आती है। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हेलोन गैस का प्रयोग, सीएफसी गैस प्रयोग, सीटीसी जो गैस होती है, बालू होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सब गैस का प्रयोग करते हैं बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। तो इस प्रकार की ये सब आग होते हैं, इसके बारे में आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सारे मित्र जो भी ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उसमें फॉरवर्ड वीडियो ज़रूर करिएगा। हम रेगुलर ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।